हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल। व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल? जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं कस्टमर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कस्टमर। हमें कस्टमर की नीड, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे हम कस्टमर्स की नीड को पूरा कर सकते हैं और किस तरीके से हमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट भी इम्पॉर्टेंट है। तो बिजनेस मॉडल एक प्लान होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकती है और कैसे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बिजनेस मॉडल इज इसेंशियली अ प्लान for how a company will create value for its customers and itself। ये जो डेफिनेशन अभी हमने देखी, इसमें कई फैक्टर हैं, कई एलिमेंट्स हैं, जैसे कि टारगेट कस्टमर्स। टारगेट कस्टमर्स हमारे कस्टमर्स होते हैं, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं। सेकेंड है कस्टमर नीड। हमको कस्टमर की नीड के बारे में पता होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। थर्ड है वैल्यू प्रपोजिशन। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कंपनी उस नीड को फुलफिल कर सकती है। मतलब हमको देखना है कि कस्टमर की नीड्स को हम इफ़ेक्टिवली कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज इस्टेब्लिश करते हैं जिससे कि हम वैल्यू को सस्टेनेबली डिलीवर कर पाएँ और हमें प्रॉफिट हो। हिस्ट्री ऑफ बिजनेस मॉडल। अगर हम पहले के समय की बात करें, मतलब कि अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ में, तो उस टाइम पे सभी लोग मिल के रहते थे, मिलजुल के काम करते थे। वो सभी अपने रिसोर्सेज को शेयर करते थे। मतलब कि जो भी उनके पास फूड, शेल्टर, रिसोर्सेज होते थे उसको सभी लोग शेयर करते थे। उनका आपस में एक दूसरे पे विश्वास होता था, एक दूसरे की वो मदद करते थे। इस तरीके से उन्होंने एक सोशल बॉन्ड बिल्ड किया था और उस समय मनी सिस्टम नहीं चालू हुआ था। फिर उसके बाद मनी और ट्रेडिंग सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम आया, फिर मनी का कंसेप्ट आया। तो इस तरीके से मनी बार्टर सिस्टम आने के बाद ट्रेड एंड बिजनेस की शुरुआत हुई। तो इस वीडियो में हम कुछ बिजनेस मॉडल देखेंगे जो आईओटी कंपनीज में यूज होते हैं। फर्स्ट मॉडल है मेक थिंग सेल थिंग। ये सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है, इसे हम बेसिक मॉडल बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, मेक थिंग सेल थिंग। इस मॉडल में हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल करते हैं। रेगुलेशंस, जब हम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें रेगुलेशंस और सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। किट सेल्स, अब हमारे जो आईओटी के प्रैक्टिकल्स हैं वो जनरली हमने किट पे किए हैं। तो जब हम किट सेल करते हैं तब हम इस बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी रेगुलेटरी बर्डन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलेटरी बर्डन है वो असेंबल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, फुली असेंबल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू किट सेल। लेकिन किट सेल में एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशंस ये है कि यहाँ पे जो टारगेट मार्केट होता है वो लिमिटेड होता है। इसका मतलब ये है कि किट सेल में जो कस्टमर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसको हम हॉबिस्ट कस्टमर भी बोल सकते हैं, जो कि हॉबी के लिए काम करते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन लिमिटेड होता है। जब भी हम किसी ऐसे मार्केट पे फोकस करते हैं, किसी नीश मार्केट पे फोकस करते हैं जहाँ पे कस्टमर सिर्फ हॉबी के लिए वो चीज़ खरीदते हैं, तो वहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमारा लिमिटेड हो जाता है। हमारा जो कस्टमर है वो लिमिटेड हो जाएगा और उसका जो फ़र्क है वो रेवेन्यू पे पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर लिमिटेड होंगे तो ऑटोमेटिकली जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडल है सब्सक्रिप्शन मॉडल।
सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो कस्टमर होते हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए मंथली और एनुअली पेमेंट करते हैं। जैसे कि कॉमन सब्सक्रिप्शंस में आते हैं मैगजीन्स, म्यूज़िक सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इसके अलावा आपने अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शंस, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन प्लान, ये सब भी सुना होगा। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स में क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो मंथली और एनुअली फीस पेमेंट करते हैं। इसके बेनिफिट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट बेनिफिट है कंज्यूमर अपील। इस टाइप के जो मॉडल होते हैं इसमें कस्टमर अपनी इच्छा के हिसाब से पे करते हैं, मतलब उन पे बर्डन नहीं होता है। वो ऑनगोइंग सर्विसेज के लिए अपनी इच्छा के हिसाब से पे करते हैं, जो कि इस मॉडल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और आईओटी में ये और ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें हम यूज़र को प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और एनकरेज करते हैं यूज़र को कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट करें, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो उनको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे और जो लिमिटेशंस हैं वो एलिमिनेट होंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आईओटी का ही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्ट होम सिक्योरिटी कैमरा है। तो स्मार्ट होम सिक्योरिटी कैमरा में यूज़र को बेसिक फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ये फीचर उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर उन्हें एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो उनको एडिशनल पेमेंट करना होगा। जो बेसिक फीचर्स है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कि क्लाउड स्टोरेज है, एडवांस मोशन डिटेक्शन है, लॉन्गर वीडियो हिस्ट्री है, तो इन सब के लिए उसे मंथली और एनुअल प्रीमियम प्लान लेना होगा। तो इस तरीके से यूज़र को अगर इच्छा है तो वो प्रीमियम प्लान लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। और एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करके हम यूज़र्स को एनकरेज कर सकते हैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए, और इससे लिमिटेशंस भी एलिमिनेट होते हैं। जैसे अभी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, और जिसने यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लिया होगा तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। ये जो मॉडल है इसको हम बाकी के मॉडल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बाकी के मॉडल्स के साथ। नेक्स्ट मॉडल है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करना। इसको हम पर्सनलाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल कस्टमर्स या फिर ग्रुप की स्पेसिफिक नीड के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मास कस्टमाइजेशन में हम दोनों चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, मतलब कस्टमाइजेशन को भी इंक्लूड करते हैं और मास प्रोडक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है, कस्टमाइजेशन का भी और मास प्रोडक्शन का भी। ये वाला टॉपिक हम यूनिट नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रोटोटाइप एंड मास पर्सनलाइजेशन। जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो मास प्रोडक्शन जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और जब हम 100 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली जो हम 100 प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम दोनों के एडवांटेजेस मर्ज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं और मास प्रोडक्शन भी करते हैं। और मास कस्टमाइजेशन को हम मेड टू ऑर्डर और बिल्ड टू ऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से, कस्टमर की स्पेसिफिक नीड के हिसाब से बिल्ड करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। आईओटी में ये बहुत यूज़फुल है, आईओटी एप्लीकेशंस में ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे हमें कस्टमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्मार्ट थर्मोस्टेट है, तो वहाँ पे यूज़र्स उसे अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता है। तो यूज़र की जो भी डेली रूटीन होगी उसके हिसाब से वो स्मार्ट थर्मोस्टेट को कस्टमाइज़ करेगा कि किस तरीके से वो डिवाइस जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे हर एक की डेली रूटीन अलग अलग होगी। तो अगर कस्टमर अपने डेली रूटीन के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकता है, मतलब जो स्मार्ट थर्मोस्टेट है उसे कस्टमाइज कर सकता है उस, जिससे कि वो जो डिवाइस है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करे, तो इसे ही हम कस्टमाइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आईओटी एप्लीकेशंस में इसका ये यूज़ है कि जो भी हम आईओटी डिवाइस बनाएंगे
यूज़र उस डिवाइस को मॉडिफाई कर सकेंगे कि वो उस डिवाइस के साथ, उस सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। तो इसी को हम कस्टमाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट मॉडल है बी अ की रिसोर्स। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ आईओटी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करती हैं। ये जो कंपनीज होती हैं ये कंपोनेंट्स, एक्सपर्टीज और कंसल्टिंग सर्विसेज बाकी के बिजनेसेस को प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह की कंपनीज को हम की रिसोर्सेज और पार्टनर्स बोलते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं है कि सभी कंपनीज प्रोडक्ट सेल करें, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि कंपोनेंट सेल करती हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी है जो कि हाई क्वालिटी मोशन सेंसर बनाती है, तो कंप्लीट प्रोडक्ट सेल करने की जगह पे यहाँ पे ये कंपनी सिर्फ कंपोनेंट, सिर्फ सेंसर को सेल कर रही है। तो बाकी की कंपनीज आईओटी डिवाइस बनाने में इस सेंसर का यूज़ करेंगी। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है जो कि सेंसर बनाती है, उसको हम की रिसोर्स और वैल्यूएबल पार्टनर बोलेंगे, जो कि बाकी की कंपनीज को उसका प्रोडक्ट बनाने में कंपोनेंट सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसर नेटवर्क्स। सेंसर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सेंसर का यूज़ इनपुट के लिए होता है। इसका यूज़ करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और नेटवर्क का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड डिवाइस। तो सेंसर नेटवर्क स्मॉल डिवाइस की हेल्प से अलग अलग इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को वायर और वायरलेस नेटवर्क से एनालिसिस के लिए भेजते हैं। तो सेंसर नेटवर्क्स में स्मॉल डिवाइसेस होते हैं जो कि अलग अलग इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे कि फार्म्स हैं, तो फार्म्स में जो सेंसर हैं वो सॉइल मॉइस्चर मॉनिटर करेंगे, जिससे हम वाटरिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में जो सेंसर्स हैं उसकी हेल्प से हम पेशेंट की हेल्थ ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। सिमिलरली फैक्ट्री में इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करना है और उसे वायर और वायरलेस नेटवर्क से एनालिसिस के लिए भेजना है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सेंसर नेटवर्क आईओटी में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। Platforms like Xively aggregate and visualize this data, supporting both public access and private secure business options. तो थर्ड पार्टी का जो डेटा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड पार्टी डेटा से हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। इसकी हेल्प से हम बिजनेस इंसाइट इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी डेटा यूज़ करते समय हमें प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल इश्यूज का भी ध्यान रखना है। ज़रूरी है कि हम बिजनेस डेटा को वेरीफाई करें, उसकी एक्यूरेसी को चेक करें और प्राइवेसी लॉ को फॉलो करें। मतलब जब हम थर्ड पार्टी डेटा सोर्सेस यूज़ करते हैं तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस होना चाहिए डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी कंसर्न के बीच। मतलब कि प्राइवेसी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है डेटा शेयरिंग करते टाइम। नेक्स्ट है टेक अ परसेंटेज। आईओटी में जब डेटा डिवाइस से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, मतलब कि डेटा की जो कॉस्ट है वो फिजिकल डिवाइस से ज़्यादा है, तब कंपनियां डिवाइस को फ्री में ऑफर कर सकती हैं और बाकी के सोर्सेज से प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। मतलब इस मॉडल में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनीज जो हैं वो टारगेटेड एड्स दिखा सकती हैं। इसके अलावा डेटा को सेल कर सकती हैं, तो इससे भी प्रॉफिट जनरेट होगा। बैंडविड्थ और डेटा एक्सेस फीस, तो डेटा एक्सेस के लिए फीस चार्ज कर सकती हैं। तो इस तरीके से अगर डेटा की कॉस्ट ज़्यादा है तो जो डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है, उसको फ्री में ऑफर किया जा सकता है और बाकी के सोर्सेज से जैसे कि एडवर्टाइजिंग से, डेटा सेल करके, एक्सेस फीस से प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।